नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव राज आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 6 पर, जिसका नाम था विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसमें हम लोग लेक्चर 6.12 तक कंप्लीट कर चुके थे। हम लोग बात करेंगे लेक्चर 6.13 के बारे में। दोस्तों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व यानी कि स्वप्रेरण गुणांक 10 हेनरी है। यदि इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल 120 वोल्ट हो तो कुंडली में धारा परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन का हमको करना क्या है, देखिए कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक यानी कि स्वप्रेरकत्व L का मान दे रखा है। ठीक है, और इसमें E की वैल्यू हमें दे रखी है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसमें di/dt यानी कि धारा परिवर्तन की दर निकालनी है। ठीक है, तो बस उसके लिए काम करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, E इज इक्वल टू ठीक L di/dt। ठीक है, और यहाँ पे हमें मेंशन करना होगा कि यहाँ पे माइनस साइन नहीं लिया है, बिकॉज हम केवल कैलकुलेशन करना चाहते हैं। ठीक, केवल परिमाण लेने पर। ठीक है, अब यहाँ से मुझे di/dt की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो गया di/dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E अपॉन में L। ठीक, यहाँ पे इसकी वैल्यू रखिए, कितना हो जाएगा, ये E की वैल्यू हो जाएगी 120 और L की वैल्यू कितनी है 10, तो ये कितना हो जाएगा, di/dt इज इक्वल टू ये हो जाएगा 12 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, 12 एम्पियर पर सेकेंड। क्योंकि सब कुछ आपने एमकेएस में रखा है, तो जब आप सारी चीज एमकेएस में रखेंगे तो आई की वैल्यू भी एमकेएस में आएगी, मतलब di/dt की वैल्यू भी एमकेएस में आएगी। अब di/dt की एमकेएस वैल्यू क्या होगी, ये ऐसे पता चलेगा कि आई की एमकेएस वैल्यू यानी धारा की एमकेएस जो यूनिट होती है वो एम्पियर है, और टाइम की एमकेएस यूनिट जो होती है वो सेकंड है। तो एम्पियर पर सेकंड में जवाब आना चाहिए, तो ये एम्पियर पर सेकंड में आंसर है। ठीक है, तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन समाप्त होता है, हम लोग मूव करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में, जब किसी प्राथमिक कुंडली में बहने वाली 5 एम्पियर की धारा को, ठीक है, 5 एम्पियर की धारा को 0.001 सेकेंड में शून्य कर दिया जाता है। मतलब पहले करंट थी कितनी, 5 एम्पियर, अब करंट कितनी हो गई, सडनली 0 हो गई है। और आप देख पा रहे होंगे कि ये 0.001 सेकेंड का जो टाइम है वो काफी छोटा होता है। ठीक है, तो मतलब इतने कम समय में जब आप करंट को 5 एम्पियर से सीधा 0 कर देंगे, तो करंट में ये जो सडन चेंज हो रहा है, जो अचानक से परिवर्तन हो रहा है, इसके कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक है, और द्वितीय कुंडली में जो उसके सराउंडिंग में, उसके बगल में रखी हुई है द्वितीय कुंडली, उसमें विद्युत वाहक बल कितना आ रहा है, 25,000 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, इन कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक यानी कि आपको M की वैल्यू पूछी है। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल सीधा है। ठीक है, ठीक है, E इज इक्वल टू M di/dt। यहां से आप क्या करना है, आपको M की वैल्यू निकालनी है, तो M इज इक्वल टू E अपॉन में di/dt। ठीक है, चलिए अब यहां पे हमें सारी वैल्यू पुट करनी है और जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, E की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये है 25,000। ठीक है, 25,000 वोल्ट्स। ठीक, ओके, और यहां पे di की वैल्यू कितनी है, di की वैल्यू है 5 एम्पियर। ठीक है, और dt की वैल्यू कितनी है, dt की वैल्यू है 0.001 सेकेंड। ठीक है, सबको यहां पे रख दीजिए और कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, M इज इक्वल टू E की वैल्यू कितनी है दोस्तों, E की वैल्यू है 2500। ठीक है, 2500 मतलब 25,000। ठीक, di की वैल्यू ये रही 5 एम्पियर। ठीक है, और अपॉन में dt कितना है दोस्तों, 0.001 सेकेंड। ठीक है, इसको केवल कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेशन के बाद कितना आ जाएगा, ये हो गया 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.001। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5000। ठीक है, यहां से 3 पावर 5 के बाद 000 मतलब 10 की पावर 3, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, और टोटल जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5। ठीक है, और M की एमकेएस यूनिट क्या होती है, हेनरी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हेनरी, यानी कि 5 हेनरी का अन्योन्य प्रेरण गुणांक दोनों कुंडलियों के मध्य होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ओके दोस्तों, देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो
मतलब थोड़ा सा अलग है, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं स्टार बना रहा हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, तो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों ही अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा, डायग्राम बनाऊंगा, तो फिर सॉल्व करने के लिए जगह नहीं बचेगी। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले ए वाला पार्ट सॉल्व करके देख लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बी पार्ट पे चलेंगे। ये दोनों ही क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 के ही दो पार्ट है, ए और बी, जिसे हम लोग 1 बाय 1 एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ए पार्ट में देखिए क्या बोल रहे हैं, निम्न चित्र में, यहां जो आपको डायग्राम दिया गया है उसकी बात कर रहा है, उसको रिफर कर रहा है। ठीक है, निम्न चित्र में दर्शाए गए एक लंबे सीधे तार तथा एक वर्गाकार लूप, ये एक लंबा सीधा तार है, ठीक है, और ये एक वर्गाकार लूप है जिसकी एक भुजा की लंबाई कितनी है, स्मॉल ए है, के लिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, चलिए अब इसके लिए हमें क्या करना है, हमें m के लिए एक फॉर्मूला ड्राइव करना है। ठीक है, हमें एक फॉर्मूला ड्राइव करना है m के लिए, तो आइए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक अलग डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, अपने कैलकुलेशन के लिए हम इसी में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं और इसी डायग्राम को हम कन्वर्ट कर देंगे। कैलकुलेशन करने के लिए हमको थोड़ा सा मेजरमेंट वगैरह लिखनी पड़ेगी, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, चलिए देखिए हमने यहाँ पे किया क्या हुआ है, ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है। ठीक है, आपको पता है जो हॉरिजॉन्टल होती है वो x एक्सिस है, और जो हम लोग वर्टिकली या मतलब कि परपेंडिकुलर लेते हैं वो y एक्सिस है। ठीक है, अच्छा, अभी हमने यहाँ पे माना है ये एक वर्गाकार लूप है। ठीक है, इसकी जो मतलब जो पास वाली जो वर्टिकल साइड है, पास वाली वर्टिकल साइड दो हुई, ये पहली ये दूसरी, तो जो पास वाली वर्टिकल साइड है वो y एक्सिस से x दूरी पर है। इसी प्रकार जो हॉरिजॉन्टल साइड है वो भी पास वाली हॉरिजॉन्टल साइड है, वो y दूरी पर है। ठीक, ओके, अब देखिए मुझे करना क्या है, यहाँ पे मुझे इसके लिए मेजरमेंट मैंने यहाँ पे ले रखी है। ठीक है, मैंने मेजरमेंट ले रखी है, ये एक स्क्वायर लूप है। ठीक है, स्क्वायर लूप है, इसकी सभी साइड कितनी है, साइड जो है सभी a लेंथ की है। ओके, और यहां पे देखिए एरो बना हुआ है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है आगे की ओर। अब हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि हमारा जो कैलकुलस का मेथड है, ठीक है, जो कैलकुलस की जो टेक्निक होती है कैलकुलेशन करने की, वो ये होती है कि पहले आप इस छोटे से पार्ट के लिए कैलकुलेशन करिए। ठीक है, जब आप इस छोटे से पार्ट के लिए कैलकुलेशन कर लेंगे तो फिर हम पूरा इंटीग्रेशन कर देंगे और हमें पता चल जाएगा कि पूरे स्क्वायर लूप से, पूरे वर्गाकार लूप से कितना फ्लक्स पास आउट हो रहा है। ठीक, तो सबसे पहले यही लिखेंगे, वर्गाकार लूप के ये जो छोटे से भाग से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है हमें। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं फ्लक्स, भाई फ्लक्स निकलता है फाई बराबर b इंटू a इंटू कॉस थीटा से, ये आप समझते होंगे। ठीक है, लेकिन यहां पे एक बात समझिएगा, यहां पे इस पूरे डायग्राम में चुंबकीय क्षेत्र कौन उत्पन्न कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है ये सीधा तार। ठीक है, अब आप पहले ये समझिए कि इस तार के कारण लूप के पास जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा क्या होगी। ठीक है, इस चीज को समझने की आवश्यकता है। आइए भाई, किसी भी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 यूज करते हैं। ठीक है, अंगूठे को रखेंगे धारा की दिशा में, उंगलियां उधर जिधर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। मुझे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चाहिए लूप की तरफ, तो उंगलियां हमारी लूप की तरफ हो जाएगी, अंगूठा धारा की दिशा में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए धक्का देने की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र होता है, यानी बाहर से भीतर की ओर होता है। चुंबकीय क्षेत्र बाहर से भीतर की ओर है, तल ऐसे रखा है, तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो भी अंदर की ओर होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना बनेगा दोस्तों, 0 का एंगल बनेगा। और यहां पे हम रखेंगे cos 0। ठीक है, यहां पे हम क्या पुट करेंगे, cos 0। जब ये cos 0 पुट करेंगे तो cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो ये बन जाएगा phi इज इक्वल टू b इंटू ए, phi बराबर b इंटू ए, b मतलब चुंबकीय क्षेत्र, a मतलब एरिया। ठीक, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि इस छोटे से, इतने छोटे से टुकड़े से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। जब मुझे छोटे से एरिया से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है तो एरिया भी तो उस छोटे से भाग का ही लेना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस छोटे से भाग का एरिया निकालिए, इस छोटे से भाग का एरिया कितना होगा, ये होगा dx इंटू dy। भाई सीधी सी बात है ना,
कि अगर आपको किसी भी आयत या किसी वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, लंबाई कितनी है इसकी dx, चौड़ाई कितनी है dy, तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस छोटे से भाग का क्षेत्रफल आ गया dx इंटू dy, और क्षेत्रफल को b यानी चुंबकीय क्षेत्र से गुणा कर दीजिए तो फ्लक्स मिल जाएगा, यानी कि ये हो गया d फाई। भाई जब छोटा सा एरिया है तो गुजरने वाला फ्लक्स भी तो छोटा ही होगा ना, थोड़ा ही फ्लक्स होगा, तो ये हो जाएगा d फाई इज इक्वल टू b इंटू dx dy। इतनी बात समझ में आ गई, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, अब यहां पे प्रॉब्लम में फंसेगी, इसका इंटीग्रेशन वगैरह हम करेंगे, लेकिन हम यहां पे b की वैल्यू कैसे लाएंगे। अब b क्या है दोस्तों, b चुंबकीय क्षेत्र है जो यहां उत्पन्न हो रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कौन कर रहा है, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये तार ही तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। मतलब अब हमें यह निकालना है कि ओके दोस्तों, देखिए इतना तो हमने समझ लिया है कि इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, d फाई इज इक्वल टू b इंटू dx इंटू dy। ठीक है, अब यहां पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आगे हमें, क्योंकि हमें यहां पे m की वैल्यू निकालनी है, m के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है, और m के लिए फॉर्मूला तब तक ड्राइव नहीं कर सकते जब तक कि हमें पूरे वर्गाकार लूप से गुजरने वाला फ्लक्स ना पता चल जाए। ठीक है, तो इसके लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आएगी, मुझे वो निकालना है कि यहां पे देखिए b क्या है, हमें पता ही नहीं है, तो b निकालने के लिए समझना पड़ेगा कि ये b आ कहां से रहा है। ठीक है, इस वर्गाकार लूप में चुंबकीय क्षेत्र कौन उत्पन्न करेगा, ये तार उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो मुझे ये निकालना होगा कि ये तार इस वर्गाकार लूप के पास कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, तो मुझे इसके लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। ठीक है, तार के कारण क्षेत्रफल अवयव पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई x। अच्छा, यहाँ पे x क्यों आया है, x इसलिए आ रहा है क्योंकि देखिए तार जो है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न जो करेगा वो केवल x कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये है x कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करेगा, इसका मतलब क्या है समझ लेते हैं। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए एक पॉइंट यहां पर है, ठीक है, और एक पॉइंट यहां पर है, दोनों पॉइंट तार से बराबर दूरी पर है, तो दोनों पॉइंट पर सेम मैग्नेटिक फील्ड, समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। लेकिन अगर यही पॉइंट यहां पर आ जाए तो आप जानते हैं कि इस वाले पॉइंट की दूरी तार से ज्यादा है, ये वाला पॉइंट तार के पास में है, तो जो पॉइंट पास में होगा वहां ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, आप देख रहे हैं जब ये दोनों पॉइंट के लिए x की वैल्यू अलग अलग है तो दोनों पे अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। लेकिन जब ये दोनों पॉइंट एक ही x की, जब दोनों पॉइंट के लिए x की वैल्यू सेम थी, तब जो है चुंबकीय क्षेत्र एक जैसा उत्पन्न हो रहा था। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो तार से बिंदु की लंबवत दूरी पर डिपेंड करता है, बाकी ऊर्ध्वाधर दूरी पे नहीं। ठीक है, अच्छा, तो इसलिए यहां पे क्षैतिज दूरी कितनी है x, तो x का ही फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने देखिए यहां पे डायग्राम में बनाया भी है मैंने कि ये जो लूप है ये तार से x दूरी पर है। ठीक है, लूप की जो पहली वाली साइड है वो x दूरी पर है। ठीक, तो यहां पे होता है फॉर्मूला म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r, r होता है बिंदु की तार से दूरी, और यहां पे वो दूरी x है तो मैंने यहां पे x लिख दिया। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर। ठीक है, चलिए भाई, समीकरण 2 से b का मान समीकरण 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, d फाई इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई x। ठीक है, चलिए, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dx dy, ये हो जाएगा dx और ये हो जाएगा dy। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, अभी देखिए मुझे करना क्या है, अब मुझे निकालना है इस पूरे वर्गाकार लूप से गुजरने वाला कुल फ्लक्स। तो पूरे वर्गाकार लूप से गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकालना है तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, संपूर्ण लूप से निर्गत कुल फ्लक्स निकालना है तो क्या करेंगे भाई, ये जो छोटे से क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स है इसका हमें समाकलन करना पड़ेगा। समाकलन कैसा होगा, सरफेस इंटीग्रल होगा, मैं आपको बता भी चुका हूं। ठीक है, और आपने
पहले भी सुना होगा मुझसे कि सरफेस इंटीग्रल है, इसलिए यहां पे मैंने एस लिखा हुआ है, ठीक है। सरफेस मतलब क्षेत्रफल के अनुदिश होगा समाकलन, और क्षेत्रफल जो होता है वो 2D होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल है तो वो 2 डायमेंशन में चलेगा, एक्स में भी चलेगा और वाई में भी चलेगा, ठीक। पहली बात। दूसरी बात, अगर यही वॉल्यूम इंटीग्रल होता, आयतनी समाकलन होता, ठीक है, आयतन समाकलन होता, तो यहाँ पे v लिखा होता, और आयतन जो है वो 3D में एग्जिस्ट करता है, 3D में पाया जाता है, तो वहां पे हमें x, y और z तीनों एक्सिस के अलॉन्ग हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करते हैं। ये हो गया फाई, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल। यहाँ पे डी फाई की वैल्यू समीकरण 3 से रख दीजिए, कितना हो जाएगा, डू नॉट आई अपॉन में 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू, देखिए म्यू नॉट कॉमन है, ठीक है, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, आई भी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 2 पाई भी कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। अच्छा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई तो नंबर्स है, कांस्टेंट है, समझ में आता है, लेकिन आई कैसे कांस्टेंट हो गया भाई। देखिए लूप चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे लूप दूर हो चाहे पास हो, तार में बहने वाली धारा पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो जितनी पहले थी उतनी ही रहेगी। तो बस इसका मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन हो रहा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मतलब एक्स एक्सिस पर लूप की दूरी, वाई एक्सिस पर लूप की दूरी। अब लूप चाहे दूर हो पास हो, छोटा हो बड़ा हो, आई तो फिक्स रहेगा ना, वो तो इसलिए बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या, x बचा, dx बचा, dy बचा। तो dx को dx के पास हमने x लिख दिया, ठीक है, और dy के पास हमने y लिख दिया, ठीक। अब यहां पे बात होती है कि ये समाकलन जो पृष्ठ समाकलन था, सरफेस इंटीग्रेशन था, वो 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, x एक्सिस के अलॉन्ग अलग चलेगा, y एक्सिस के अलॉन्ग अलग चलेगा। जब वो x एक्सिस के अलॉन्ग चलेगा तो मुझे उसके लिए कैलकुलेशन करनी है, जब वो y एक्सिस के अलॉन्ग चलेगा तो हमें उसके लिए भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। आइए, ठीक है, चलिए अब यहां पे हमको करना क्या है, देखिए x एक्सिस के अलॉन्ग और y एक्सिस के अलॉन्ग, दोनों के अलॉन्ग हमें कैलकुलेशन करनी है। तो पहले देखिए x एक्सिस में वेरिएशन कहां से कहां तक हो रहा है। x एक्सिस में अगर हम देखें तो ये लूप जो है शुरू हो रहा है x से, और कहां तक, कहां पे खत्म हो रहा है, ये दूरी x है, ये दूरी a है, तो ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, x प्लस a, यानी x प्लस a पूरी दूरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये लूप शुरू हो रहा है x से और खत्म हो रहा है x प्लस a पर, ठीक है, खत्म हो रहा है x प्लस a पर, ठीक है। इसी प्रकार ये जो लूप है वो y दूरी से शुरू हो रहा है और y प्लस a पर खत्म हो रहा है, y से स्टार्ट हो रहा है और y प्लस a पर खत्म हो रहा है, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई, ठीक है। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो भाई लॉग ये 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, मैं आपको बता भी चुका हूं कि अगर इस तरह से लिखा हो dx इंटू आगे लिखा हो 1/x, तो ये कितना होता है, ये हो जाता है log x टू द बेस c, ठीक है। वैसे ही यहां पे क्या हो जाएगा, ये log x टू द बेस e, ठीक है। अच्छा अब यहां पे सीमाएं हैं, तो निम्न सीमा नीचे उच्च सीमा ऊपर, ठीक है भाई। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। इसी तरह से dy का समाकलन करेंगे, y आ जाएगा, निम्न सीमा y नीचे, उच्च सीमा y प्लस a ऊपर, ठीक। अच्छा अब केवल लिमिट्स रखनी है और कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लॉग, एक बार रखेंगे x की जगह रखेंगे x प्लस a, लॉग x प्लस a, ठीक है, टू द बेस c, ठीक। फिर माइनस का चिन्ह लगता है, फिर निम्न सीमा रखी जाती है, तो कितना हो जाएगा, log x टू द बेस e, ठीक है। फिर इसके बाद यहां पे आइए, ठीक है, y की जगह उच्च सीमा रखेंगे y प्लस a, ठीक है, फिर माइनस लगा देंगे, फिर निम्न सीमा रखेंगे y। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, y से y कैंसिल हो जाएगा, जो भी है, ठीक है। फाइनल कितना आएगा, फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई, ठीक है, ये बन जाएगा log x प्लस a अपॉन में x, ठीक है, टू द बेस e, ठीक। और यहां पे y कट जाएगा तो बचेगा a, और a जो है वो मैं आगे लिख दे रहा हूं, ठीक है।
ये तो आपका जवाब आया, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 4 बोल सकते हैं, ठीक। अभी मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था अन्योन्य प्रेरण गुणांक यानी m की वैल्यू निकालनी थी, और अभी m तो आया नहीं है, मतलब अभी कैलकुलेशन और बची हुई है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा रफ करता हूं डायग्राम को। चलिए अब देखिए समीकरण 3 को देखिए भाई, अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा से हम कुछ लिख सकते हैं। अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा से हम ये कह सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू कितना होता है, m इंटू आई होता है, ठीक है। तो फाई की जगह हम क्या रखेंगे, m इंटू आई रख देंगे। इस समीकरण 4 था, ये समीकरण नंबर 5 हो गया। अब फाई की जगह एम आई रखिए, तो ये हो जाएगा एम आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई ए अपॉन में 2 पाई, ठीक है। ये बन जाएगा लॉग एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाय एक्स टू द बेस ई, ठीक है। अच्छा, अब यहां से आई कैंसिल हो जाएगा और m कितना आ जाएगा, m इज इक्वल टू म्यू नॉट a अपॉन में 2 पाई, और ये बन जाएगा लॉग x प्लस ए अपॉन में x, ठीक, टू द बेस ई, ठीक। चलिए ये हो गया इक्वेशन नंबर 6, ठीक। तो मुझे m की वैल्यू निकालनी थी और ये m की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। ये पहला वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे अपने सेकंड वाले पार्ट के बारे में, ठीक दोस्तों। अब देखिए बी वाला पार्ट हम लोग अब देख रहे हैं, ठीक है। बी पार्ट में क्या बोल रहे हैं, अब मान लीजिए कि सीधे तार में 50 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। यानी जो तार में आई धारा थी उसका मान दे दिया इन्होंने 50 एम्पियर, ठीक। एक लूप स्थिर वेग v बराबर 10 मीटर पर सेकंड से दाईं ओर चलता है, जैसे मैंने डायग्राम में बनाया हुआ था। ये राइट हैंड साइड की ओर मूव कर रहा था, ठीक है। लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिकलन उस क्षण कीजिए जब x बराबर 0.2 मीटर हो, और फिर क्या बोल रहे हैं, लूप के लिए a बराबर, a क्या था, लूप की साइड थी ना, तो लूप के लिए a बराबर 0.1 मीटर लीजिए तथा यह मान लीजिए कि उसका प्रतिरोध बहुत अधिक है, ठीक है। अगर प्रतिरोध बहुत अधिक होगा तो उसमें धारा नहीं होगी, ठीक है। इसलिए यहां पे लाइन बोली गई है, क्योंकि किसी के मन में यह बात उठ सकती है कि अगर लूप चारों तरफ से बंद है, लूप एक वर्गाकार लूप था ना, डायग्राम में आपने देखा था, अगर लूप चारों तरफ से बंद है तो उसमें विद्युत वाहक बल आने की नौबत ही नहीं आएगी, डायरेक्ट वो करंट जनरेट करना शुरू कर देगा ना। और यहां पे बात हो रही है विद्युत वाहक बल की, तो कोई भी स्टूडेंट ये अपने मन में सोच सकता है कि ये क्वेश्चन ही गलत है, तो ऐसा आप ना समझे, इसलिए लास्ट वाली लाइन बोल दी गई है उसका प्रतिरोध बहुत अधिक है, ठीक है। बाकी इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, बस इतना सा मतलब है कि प्रतिरोध बहुत ज्यादा होगा तो उसमें करंट ना के बराबर होगी, और आपको ई की वैल्यू यानी कि विद्युत वाहक बल कैलकुलेट करने को बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे समीकरण नंबर 4 से, ठीक है। याद करिए कि ए वाले पार्ट में, जो अभी हमने इसके पहले वाला पार्ट किया था, ए पार्ट में फाई की वैल्यू कितनी आई थी समीकरण 4 में, फाई इज इक्वल टू आया था म्यू नॉट आई इंटू ए अपॉन में 2 पाई, और ये बन गया था लॉग एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स टू द बेस ई, और यहां बस इतना आया था, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, ई की वैल्यू निकालनी है, तो ये तो बहुत ही आसान है ना। क्या करना होगा भाई, फैराडे का नियम लगाना पड़ेगा, फैराडे का दूसरा नियम, ठीक है, कि E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, ठीक है। चलिए तो दोनों पक्षों में समय के सापेक्ष समाकलन करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन करिए, तो ये बन जाएगा डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू, देखिए यहां क्या हो जाएगा, यहां पे म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई ये सब कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये सब बाहर आ जाएंगे, इनका मतलब समाकलन अवकलन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अभी क्या बचा, इसका अवकलन होगा। तो जब आप इसका अवकलन करने चलेंगे तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कितना होता है दोस्तों, 1 बाई एक्स होता है, ठीक है। तो यही चीज तो यहां भी अप्लाई होगी ना, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस ए अपॉन में एक्स, ठीक है। अब इसी चीज का दोबारा समाकलन करेंगे, जब आप इस चीज का दोबारा समाकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 0, ठीक है, और माइनस में ए अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक, और फिर इसके बाद यहां इनटू में आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी। अच्छा, अब इसको कैलकुलेट करना है, ध्यान रहे ये 0 माइनस
जीरो में से कुछ चीज माइनस हो रही है, यही चीज निकल के आ जाएगी, ठीक है। और जो इधर टर्म बनेगा वो डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक्स ऊपर चला जाएगा, म्यू नॉट आई ए अपॉन में 2 पाई, ये ऊपर चला गया, ठीक है, एक्स अपॉन में एक्स प्लस ए। और ये माइनस साइन जो है एक्चुअल में जीरो माइनस समथिंग इज इक्वल टू माइनस टाइम दैट थिंग, ये लौट आएगा विद अ माइनस साइन को आगे लगा दे रहे हैं, और ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा ए अपॉन में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। अब आपको चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए अभी देखिए, ये माइनस साइन इधर भेज दिया, कितना बचेगा, ये बन जाएगा माइनस का डी फाई बाई डी टी, ठीक, माइनस का डी फाई बाई डी टी कितना बनेगा, माइनस डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू, ये बन गया म्यू नॉट आई ए अपॉन में 2 पाई, ठीक है। देखिए एक्स से एक्स कैंसिल भी हो जाएगा, ठीक, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, और ये ए और ए मिलके ए स्क्वायर बन गया, ठीक है। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, अपॉन में क्या बचेगा, यहां बचेगा 1 अपॉन एक सिंगल एक्स, और ये इसके साथ मिल गया, कितना हो जाएगा एक्स और ब्रैकेट में एक्स प्लस ए, ठीक, और dx बाई डी टी, dx बाई डी टी मतलब कि चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट, चेंज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या बन जाएगा, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी बन जाएगी, तो ये v बन गया, ठीक है। यहां लिख देंगे सिंस dx बाई डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी v, ठीक है। चलिए अब ये जो है माइनस का डी फाई बाई डी टी, ये बन गया विद्युत वाहक बल E, और बस कैलकुलेट करना है इसे, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई अलग हो गया, ठीक है, आई ए स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस ए इंटू में v, ये अलग हो गया, ठीक। बस वैल्यू रखनी है और कैलकुलेशन करना है, ठीक। सारी वैल्यू दी हुई है आपको, इसकी वैल्यू तो पता ही होगा, ठीक है, कितना है 10 की पावर -7, मतलब 2 इंटू 10 की पावर -7, ठीक है। अच्छा, और I की वैल्यू आपको दे रखी है 50, ठीक है, 50 एम्पियर। A की वैल्यू कितनी दे रखी है, कहां गया, ये 0.1, ठीक है, तो 0.1 का स्क्वायर, ठीक, अपॉन में x कितना है 0.2, ठीक है, तो ये हो गया 0.2, ठीक, ब्रैकेट में 0.2 प्लस 0.1 मिला के कितना हो जाएगा 0.3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और मल्टीप्लाइड बाय v कितना है, v ये रहा, ठीक है 10, और यहां पे लिख दिया 10, ठीक है। केवल कैलकुलेशन बची है, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर जो आपका आंसर आएगा वो है, ठीक है, 1.66 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है, वोल्ट, ठीक। चलिए, तो ये तो है इस क्वेश्चन का सलूशन, ठीक है। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। इस सेशन से जुड़े नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके क्लिक कीजिए। ओके दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।